Hello everyone, welcome to the next lecture of function. ओके अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेशंस और उसके रिलेटेड सम्स हमने देख लिए और एक्सरसाइज भी देख ली। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th दोनों में, और आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। सो लेट्स सी द what functions define. So function क्या होता है? A special type of relation is called function. ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है पर इसे ऐसा बोला जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ जो रिलेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। There are many terms such as a map or mapping used to denote a function. ओके, उसको मैप और मैपिंग से डिनोट किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है, अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट a टू अ सेट b इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ every element of set a has a one and only one image in b, then we have to write f is to a tends to b। उस तरह से उसे लिखा जाता है। क्या कहा है इसमें कि every set of a, every element of set a has a one and only one image in set b। ठीक है, if f is a function from a to b and ab belongs to f, then f of a is equal to b, where b is called the image of under f and a is called the pre-image of b under f। यानी b को क्या कहा जाता है? a की इमेज कहा जाता है अंडर फंक्शन f, और a को क्या कहा जाता है? b की प्री इमेज कहा जाता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है इसलिए ये सब बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम एग्जांपल क्लियर करेंगे हमें और क्लियर होता जाएगा कि फंक्शन होते क्या है। देन उसे लिखा कैसे जाता है? तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट और इक्वल टू बी। ओके, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? ए होता है और रेंज सबसेट और इक्वल टू बी होता है, और बी को ऑल्सो क्या कहा जाता है? को डोमेन ऑफ एफ। एफ मीन्स ये फंक्शन है। सो लेट्स सी मोर। एग्जाम्पल 10 है टेक्स्ट बुक का, वो भी देख लेते हैं और उसके बाद आगे भी हम देखेंगे। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू xy, y इज इक्वल टू 2x एंड xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n। सो व्हाट इज द डोमेन एंड को डोमेन रेंज ऑफ r एंड इन दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। वो पूछा है ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये क्या है? y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो देखो उससे रिलेटेड हम फंक्शन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लर्न कर चुके। चलो x की जगह पे हम 1 रखते हैं तो y क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। उसके बाद x की जगह पे हम 2 रखते हैं तो y क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। x की जगह पे 3 रखते हैं तो ये क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और उसकी जगह पे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। यानी ये x है और ये y है। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ रिलेशन मिलते जाएंगे आगे आगे। तो इसका डोमेन क्या होगा और को डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, और ये फंक्शन रिलेशन है या नहीं। तो देखो इसी को ही अगर डिनोट करना है तो हम अलग तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम टेबल बना लेते हैं, x और f ऑफ x। अब यहाँ पे f ऑफ x का मतलब y ही होता है। f ऑफ x का मतलब क्या होता है? y। देखो इसका टेबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। 1 पे क्या मिला? 2, 2 पे क्या मिला? 4, 3 पे 6, 4, 8 एटसेट्रा, ये आगे बढ़ता जाएगा ये टेबल। अब चलो डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो देखो डोमेन यहाँ पे क्या होगा? जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर, क्योंकि xy बिलोंग्स टू n है। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन r इज इक्वल टू क्या होगा? ये नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही पुट करने को बोला गया x की जगह पे। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा? जो हम पुट कर सकते हैं उसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ r क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज हमें क्या मिल रहा है? रेंज देखो 2, 4, 6, 8, यानी कि रेंज हमें ओनली इवन नेचुरल नंबर ही मिल रहे हैं और कोई नहीं। तो हम रेंज ऑफ r क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। डोमेन नेचुरल नंबर और रेंज क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर। और को डोमेन क्या होगा? जो पॉसिबल वैल्यू है, तो को डोमेन क्या हो जाएगा?
नेचुरल नंबर हो जाएगा, कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। ओके, अब ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि ए सेट के, यानी कि ए सेट यानी कि इसकी बात हो रही है जो आगे है 1 2 3 4, तो इन सब की वन एंड ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की इमेज 4 आ रही है, 3 की इमेज 6 आ रही है, 4 की इमेज क्या आ रही है 8 आ रही है। तो सबकी डिफरेंट आएगी, कभी किसी की दो दो नहीं आएगी इमेजेस, तो सबकी अलग अलग इमेजेस है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है। ओके, तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 11, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रिजल्ट वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन हम देखते हैं, डायरेक्टली रिलेशन दिया हुआ है कि 2 1 3 1 एंड 4 2। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी एक ही यूनिक इमेज आ रही है 1, 3 की कितनी आ रही है 1। देखो इमेज 2 बार आए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो आए तो चलता है, पर ये नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए जो एक्स में होते हैं। 2 की 1 इमेज है, 3 की 1 इमेज है, 4 की 2 इमेजेस है, तो सबकी अलग अलग इमेजेस है, यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन होगा। सेकंड देखो यहाँ पे 2 की 2 इमेज आ रही है और 2 की 4 आ रही है, यानी एक ही नंबर की 2 इमेजेस आई, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही है कि वन एंड ओनली वन इमेजेस ही मिलनी चाहिए, एक ही इमेज मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 की 2 इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इमेज भले रिपीट हो कि 1 1 हो या जितनी भी बार हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे होता है 2 3 एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। थर्ड देखो, थर्ड एग्जांपल, 1 की 2 इमेज है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 इमेज है, 5 की 6 है, 6 की 7 इमेज, यानी सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन होगा। ओके, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट में अभी आगे एक्सरसाइज में भी आएगा कि फंक्शन इसी तरह से चेक करना है हमें, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन ऐसे कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेक किए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 12, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f n is to n by f of x is equal to 2x plus 1 using definition, complete the table given below। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें तो टेबल ही फिल करना है हमें। तो x की जगह पे हमें क्या लेने को बोल रहा है 1, तो रखो यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और ये क्या होगा 9, सिमिलरली 11, ये होगा 13, और ये कितना होगा 15, ठीक है। सिर्फ टेबल यहाँ पे पुट करने को बोला था। रियल वैल्यूड जो भी फंक्शन है हम डिटेल में बाद में देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आएगा इसका यूज अच्छी तरह से, तब हम देखेंगे रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। नाउ ओके, नाउ लेट्स सी द सम ऑफ द फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन है जो आपको उसके डोमेन और रेंज के साथ भी याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे एग्जांपल्स आगे आएंगे और आपको फर्दर एग्जाम में भी ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो देखो, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f इज टू r टेंड्स टू r बाय y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू x। अब देखो, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, y इज इक्वल टू f of x होता है और इन दोनों के बराबर x होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि y के बराबर x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू x है, तो इसका हम टेबल ड्रॉ करेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। f of x इज इक्वल टू x मिलता है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, f of x इज इक्वल टू x मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो हम पहले ग्राफ समझते हैं, फिर बताएंगे इसमें डोमेन और रेंज किस तरह से होते हैं, ठीक है। चलो, तो f of x इज इक्वल टू x है, ये फंक्शन। अब ये जो अंदर x की वैल्यू पुट होती है वो हमारा डोमेन होता है, ओके, और f of x की जगह पे ही आप y लिख सकते हो, ये y हमारा आउटपुट होता है फंक्शन में, ये y जो होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो x की जगह पे कितनी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं,
एफ ऑफ वन इज इक्वल टू आएगा क्या, वन ही आएगा, क्योंकि यही हमें डेफिनेशन है हमारे आइडेंटिटी फंक्शन की, अंदर जो वैल्यू होगी वही बाहर आएगी। एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा। एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा, थ्री आएगा। उसी तरह से तो देखो एक्स की जगह पे आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी ले लो। एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस फाइव। तो एक्स की जगह पे आप 1 2 3 नेगेटिव भी ले सकते हो, यानी कोई भी नंबर ले सकते हो, यानी हम क्या ले सकते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक्स की जगह पे हम इनपुट कर सकते हैं, इसलिए डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। वैसे ही सिमिलरली जो हम एक्स की जगह ले रहे हैं तो वहां आउटपुट भी तो हमें ऐसे ही मिल रहे हैं, जो अंदर ले रहे हैं वही, तो वो भी क्या मिलेंगे, हमें रियल नंबर मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे डोमेन और रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आर होता है। तो देखो उसका ग्राफ यहाँ पे कैसे बना हुआ है, तो देखो x की जगह पे 1 मिला, हम कोऑर्डिनेट से थ्रू समझते हैं, कोऑर्डिनेट से इजीली समझ में आ गया। x की जगह पे आपने 1 रखा तो इसको y समझो जो आउटपुट है, तो वो क्या आया, y 1 आया। 2 रखा तो क्या आया, 2 आया। 3 रखा तो क्या आया, 3 आया। 4 रखा तो क्या आएगा, 4। नेगेटिव में जाते हैं, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1, वही नंबर मिल रहा है। तो देखो अब ग्राफ में पुट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप प्लॉट करना अच्छे से जानते हो। तो 1 1 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे 1 होगा और 0 और 2 के बीच में, ओरिजिन के बीच में। फिर 2 और 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 3 और 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये जो राउंड बना रहा हूँ वहाँ पे हमें पॉइंट मिलेंगे, सिमिलरली यहाँ ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे। तो इसलिए उनके बीच में हमने क्या ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक पॉजिटिव थे। अब नेगेटिव वाले देखो, तो -1 यहाँ मिलेगा, -2 और 2 यहाँ मिलेगा, -3 और 3 यहाँ पे मिलेंगे कुछ। तो इसी तरह से लाइन पॉइंट आते हैं तो उन पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप कि आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। डिफाइन द फंक्शन f r टेंड्स टू r बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू c। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू c, ये हमें कांस्टेंट फंक्शन है हमारा। x बिलोंग्स टू r वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग्स टू r, और डोमेन और वो सब हम देखते हैं। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू c यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप x की जगह पे अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर में एग्जांपल है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 का है, तो इसे समझते हैं। चलो इसके रिगार्डिंग हम अभी नेक्स्ट 3 एग्जांपल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो मैं x की जगह पे पहले 0 रखता हूँ। ठीक है, x की जगह पे 0 रखता हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की यही डेफिनेशन है कि आप अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो, बाहर तो आपको जो c नंबर होगा वही मिलेगा, 3 ही मिलेगा, सिंगलटन सेट। x की जगह पे 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, 3। x की जगह पे 2 पुट करो तो भी क्या मिलेगा, 3, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन है। उसकी जगह पे 3 करो तो ये क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। नेगेटिव यहाँ पे देखो, अब नेगेटिव वैल्यू पे चले जाते हैं। f ऑफ -1 तो वो भी क्या मिलेगा, 3। f ऑफ -2 वो भी क्या मिलेगा, 3, क्योंकि डेफिनेशन है। तो x y देखो, ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या बने, इसका क्या मिला, 0 3, ये बेटा x है और ये y है। ये क्या मिला, 1 3, ये क्या मिला, 2 3, ये 3 3, ये क्या मिला, -1 3, और ये क्या मिला, -2 3। चलो अब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो 0 3 कहाँ होता है, x 0 ओरिजिन पे होता है और y का 3 यहाँ पे होता है, तो ये एक पॉइंट हुआ। 1 3 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ओके, 2 3 कहाँ पे होता है, तो वो दिया हुआ है, और 3 3 यहाँ पे। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 कहाँ होता है, यहाँ पे होगा, और y का 3 यहाँ पे होगा, और 2 का यहाँ पे होगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो सारे ही पॉइंट हमें इस लाइन में मिलेंगे, तो इसको हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब चलो समझते हैं कि इसका डोमेन। तो आपने x की जगह पे कैसी वैल्यू पुट की, 0 1 2 3, फिर नेगेटिव भी कर सकते हो, यानी कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। तो कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, इसका मतलब उसका डोमेन क्या है, इनपुट r है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। पर देखो सब में आउटपुट क्या मिलता है, तो रेंज का मतलब आउटपुट होता है। तो सब में नो मैटर व्हाट आप कोई भी नंबर डालते हो, आउटपुट तो आपको एक ही नंबर मिल रहा है, यानी ये यहाँ पे क्या है, c है, यानी कि एक ही नंबर मिलेगा जो होगा वो। तो यहाँ पे हमारा इस ग्राफ के रिलेटेड हमारा रेंज क्या होगा, इसकी 3 होगी। इसकी रेंज कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, वो देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
देखो ये है कांस्टेंट फंक्शन एक लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो चलो उसका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स और यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स। चलो अब कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, -3 लूंगा तो भी मुझे 2 ही मिलेगा, -2 लूंगा तो भी मुझे 2 मिलेगा, -1 तो भी मुझे 2 ही मिलेगा, 0 2 1 रखूंगा तो भी 2 और 2 रखूंगा तो भी 2। तो नो मैटर व्हाट मैं x की वैल्यू पुट करूँ, कांस्टेंट फंक्शन की यही डेफिनेशन है कि f ऑफ x आउटपुट जो होगा इसका मतलब ही y होता है, तो मुझे 2 ही मिलेगा। तो देखो इसका हम ग्राफ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल, तो इसे हम नाम दे देते हैं x और x डैश जो नेगेटिव होता है, y यहाँ पे पॉजिटिव और y नीचे कैसी होती है नेगेटिव होती है। तो चलो मैं पॉइंट दे देता हूँ, ओरिजिन होगा यहाँ पे तो 1 और 2 लिया क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही लिए, आप 3 4 तक भी जा सकते हो, -1 -2 और -3 पॉइंट लिया हमने। तो अब देखो इसकी लाइन क्या बनेगी, कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन रहा है बेटा, x -3 है और y 2 है, तो x -3 या y के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ 1 ले लेता हूँ और ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की वहाँ पे 2, तो -3 और 2 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, फिर -2 और 2 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा, -1 और 2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, और 0 और 2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। सिमिलरली 1 और 2 इस लाइन पे मिलेगी, 2 और 2 इस लाइन पे। तो A B C D ये पॉइंट के जस्ट नाम दे रहे हैं F, तो ये जो A B C D E F पॉइंट मिले वो हमारे कांस्टेंट फंक्शन के हैं, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालो, चलो रेंज सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन देखो आपने x की जगह पे सारी चीजें पुट करके देखा, यानी डोमेन क्या होगा R होगा, और रेंज क्या होगी इसी फंक्शन की, तो रेंज तो हमें आउटपुट तो एक ही मिला 2, तो क्या होगा रेंज ओनली 2 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो चलो वही सिमिलरली x f ऑफ x, तो x की जगह पे आपको जो रखना है रख दो, -2 -1 0 1 और 2, हम x की जगह पे अलग अलग पॉइंट है। आउटपुट तो हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन से कि 0 मिलेगा, हर एक में 0 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ जो होता है वही हमारा आउटपुट होता है। तो चलो ग्राफ देख लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस x डैश y एंड y डैश, ओके। तो चलो हम पहले x एक्सिस कहाँ तक लिया है हमने, 1 2, यहाँ ओरिजिन, यहाँ -1 -2, तो पॉइंट कहाँ पे होंगे, सब में 0, यानी कि -2 और 0 कहाँ होता है, यही होता है, -1 और 0 यही, 1 और 0 और 0 और 0 भी। तो ये नंबर दे दो इनको A B C D E, ये पॉइंट है उनके, क्या है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है इनका। लाइन अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आती है इस पे क्योंकि वो x एक्सिस पे ही आ जाता है। वन मोर एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू -2 x बिलोंग्स टू R, तो उसका हम टेबल देख लेते हैं, x f ऑफ x, ओके। आउटपुट इस बार -2 है, तो यहाँ पे आप -3 -2 -1 वैल्यू पुट करते हैं, 0 1 और 2, सब में आउटपुट तो -2 ही मिलेगा, 2 और -2। तो देखो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 2 तक ही लिया है हमने, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें नेगेटिव पे मिल रही है, तो यहाँ पे हम नीचे रखते हैं -1 और -2, ओके ओके। मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने लाइन उस पर ड्रॉ की है, तो -2 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो -3 2 मुझे क्या मिलेगा, -3 -2 -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, -1 और -2 यहाँ पे मिलेगा मुझे, और 0 -2 यहाँ पे, 1 और -2 यहाँ पे मिलेगा, 2 और -2 यहाँ पे मिलेगा। तो इसे नाम दे दो पॉइंट A B C D E एंड F, ओके। अब इसका डोमेन और रेंज निकाल देते हैं। तो डोमेन तो हर एक में कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा उसमें R ही मिलेगा क्योंकि आप नो मैटर व्हाट सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट रेंज, तो रेंज जो आउटपुट होगा वहां पे वही मिलेगा। तो यहाँ पे कितना है, -2 रेंज है। पिछले क्वेश्चन में रेंज क्या होता था, 0 था, और उससे भी पहले में जो 2 दिया था वो था। तो आई होप कि कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं, ओके।
नाउ द मॉड्यूलस फंक्शन, द फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे अच्छे से समझना मॉड्यूलस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को एफ आर इज टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अभी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि मॉड का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप 6 या 7 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि मोड का मतलब होता है कि अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो तो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहती है और जीरो जीरो मिलता है। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी अभी जो मैंने बताया वही कि आप नॉन नेगेटिव वैल्यू हो तो वही रहती है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो इस तरह से, और एक्स लेस देन जीरो हो तो नेगेटिव एक्स। अब देखो इसका मतलब समझते हैं कि एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो एक्स, यानी कि अगर मान लो अंदर जीरो रख दूँ तो मुझे वही का वही एक्स मिल जाएगा, अंदर 1 रखूँ तो मुझे वही का वही x मिल जाएगा 1। बट x लेस देन जीरो हो तो, मान लो -2 हो तो मुझे क्या मिलता है, माइनस एक्स मिलता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा माइनस मिलता है और वो नंबर, ताकि वो प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है, आपको सिर्फ इतना याद रखना नेगेटिव प्लस हो जाता है। अब चलो उसका देखते हैं हम अच्छे से। ओके, पहले ग्राफ है फिर हम टेबल देख लेते हैं। हाँ, टेबल के ऊपर से ग्राफ समझेंगे। तो देखो यहाँ पे x हम लेंगे और यहाँ पे f ऑफ x लेंगे। ओके, f ऑफ x, तो x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते, -3 ले लेते, -2, -1, ये सारे मैं इनपुट रखने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें ले रहा हूँ कि मैं x की जगह पे क्या लूँगा। अब देखो हमने अभी सीखा कि नेगेटिव वैल्यू अगर मॉड्यूलस फंक्शन में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो -2 का क्या हो जाएगा 2, -1 का +1, 0 का 0 ही रहेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो तो वही की वही रहेगी। तो देखो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, -3 और 3, -2 और 2। तो मैं यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले, एक्स एक्सिस यहाँ पे x डैश, y डैश, ओरिजिन होगा यहाँ पे हम ले लेते 1, यहाँ पे 2 ले लेंगे और यहाँ पे 3, -1, -2, -3, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे, और ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 तक ही लेता हूँ क्योंकि हमने नंबर वहाँ तक लिए। अब कोऑर्डिनेट चेक करो, -3 और 3 आपको कहाँ मिलेगा, तो -3 एक्स एक्सिस का ये रहा, y का यहाँ पे होगा, यानी इस पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा -3 और 3, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा है। -2 और 2 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो -2 और 2। उसी तरह पे -1 और 1 का मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 और 1, -2 और 2, -3 और 3, 1 और 1 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे मिलेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 and 2, देन आफ्टर दैट 3 और 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो देखो इसलिए इस मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो f ऑफ x है एक्चुअली y ही है, तो आउटपुट आपको इसमें समझने में आसानी होती है। अब चलो डोमेन समझते और रेंज समझते। तो आपने x की जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट की, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मीन्स एनी नंबर यू वांट टू पुट यू कैन। सो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, r होगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट f ऑफ x क्या मिल रहा है, देखो यानी कि आउटपुट क्या मिल रहा है, वो हमारी रेंज होती है। तो रेंज क्या मिल रहा है, तो 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, यानी कि ओनली पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, 0 मिल रहा है और 0 के बाद ओनली पॉजिटिव। कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही है। तो देखो 0 वैल्यू मिलती है इसलिए क्लोज इंटरवल, फर्स्ट चैप्टर में से ये है कि 0 वैल्यू तो मिलती है इसलिए हम क्लोज इंटरवल में उसे हम काउंट करेंगे। बट आगे कहाँ तक जाएगी, 1, 2, 3, अगर यहाँ पे आप x की जगह पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू अनकाउंटेबल वैल्यू लेते हैं, तो वो वैल्यू कहाँ तक मिलती, इनफाइनाइट तक मिलती। यहाँ 4, 5, 6 जहाँ तक जाते वहाँ तक, तो यहाँ पे तो सारी वैल्यू मिलती जाती, यानी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम क्लोज इंटरवल में नहीं शो करते, ओपन इंटरवल में करते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। नाउ लेट्स सी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। The function f r tends to r defined by f of x is equal to x in a square bracket। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है
x belongs to r, assume that the value of the greatest integer less than or equal to x. Such function is called greatest integer. अब इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करेंगे जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। उसमें दो केसेस है, लेस देन और इक्वल टू। तो हम पहले लेस देन वाला समझते, बाद में इक्वल टू वाला केस समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 6.85। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 6 और 7। तो इसको समझने के लिए 6.85 यहाँ कहीं होगा अप्रोक्सीमेट उनके बीच में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीजर बचता है उसे हम क्या दे देंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आउटपुट आ जाएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे 6.85 जैसा भी नंबर है उसके यहाँ पे मान लो 6.85 था, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कितने इंटीजर थे, ऐसे करते करते अनकाउंटेबल इंटीजर होंगे यहाँ पे। तो उन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आता है, 6, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल ले लेते 7.89। ओके, तो वो 7 और 8 के बीच में होगा, तो 7.89 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर आ रहा है, 7, तो वो आंसर क्या होगा हमारा 7 होगा। यानी कोई भी नंबर हो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जो नंबर है वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट होता है। किसमें, ये जो पॉइंट वाले नंबर है उनमें। एक और एग्जांपल ले लेते 3.8 या 3.8 या 3.9, आपको जो लेना है। तो मान लो यहाँ पे 3 और 4 है, 3.8 यहाँ होगा, तो क्या होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट 3 होगा। अब नेगेटिव ले लेते कोई एक, तो -2.5। ओके, तो यहाँ पे 0 ले लेता हूँ मैं, -1, -2, -3 एंड -4। -2.5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है -2.5। अब नेगेटिव में अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखना, हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो -3 आंसर आएगा इसका। ओके, -3.9 ले लो, तो -3.9 कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा -3.9। तो उसके लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है, -4। तो ये हमारा आउटपुट होगा। अब ये तो थे पॉइंट वाले की बात, यानी ये सिर्फ लेस देन वाली बात थी। अब इक्वल टू की बात करते हैं कि सिर्फ नॉर्मल अगर कोई इंटीजर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आउटपुट क्या होगा, तो वो 2 ही होगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है कि अगर नॉर्मल इंटीजर है तो उसका आउटपुट वही होगा। तो ये दो डेफिनेशन थी कि एक लेस देन वाली तो वो यहाँ पे वर्क करती है, ये पॉइंट वाले थे उसमें, और इक्वल टू वाली यानी कि अगर -3 होगा तो -3 मिलेगा, -4 होगा तो -4 मिलेगा, 9 होगा तो सिर्फ और सिर्फ 9 मिलेगा। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट, इस तरह से समझा जा सकता है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। पहले 0 और 1 को समझते हैं, ठीक है। तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आउटपुट क्या होगा, तो चलो नंबर लाइन पे देखते हैं 0 और 1। तो देखो 0.2 यहाँ कहीं होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। 0.9 का क्या होगा, 9 भी यहाँ पे होगा 0.9, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है, 0 आता है तो वो होगा। तो यानी कि यहाँ पे 0.1, 0.2 अप टू 0.9 आंसर क्या मिलता है, 0। पर जब भी मैं 1 लेने की कोशिश करता हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। अभी हमने देखा था उसी तरह से। तो 1 रखने पे 1 आउटपुट मिला, तो 1 और 1 यानी कि ये अंदर जो होता है वो x होता है, और ये जो बाहर जो आउटपुट मिलता है वो y। तो 1 और 1 कहाँ पे मिलते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएंगे। तो देखो ये डार्क सर्कल का मतलब है ये वैल्यू काउंट होती है इंटरवल में, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर 1.1 के लिए भी 1 आएगा, 1.2 के लिए भी आएगा, 1.3 के लिए, पर 2 यहाँ पे गिना नहीं जाएगा, इसलिए होलो सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू काउंट नहीं होती। तो 2 की वैल्यू कहाँ काउंट होगी, यहाँ पे 2 और 2, फिर 2.2, 2.3, 2.4 अप टू 2.9, फिर 3 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, डायरेक्ट जंप कर जाएगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बना हुआ है कि एक साइड पे ये जो डॉटेड सर्कल है वो काउंट होंगे, और ये जो होलो सर्कल है वो वैल्यू काउंट नहीं होती। सिमिलरली अपोजिट नेगेटिव नंबर्स में होता है, वही चीजें होती है कि -0.1 हो तो वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे -1 काउंट होता है, 0 काउंट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे होलो सर्कल होता है। तो चलो अब इसकी रेंज और डोमेन समझते हैं। तो यहाँ पे मैं x और f(x) ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल नंबर ले रहा हूँ। -2 का क्या होता है, -2 मिलता है, -1 का क्या मिलता है, -1, 0 का 0,
1 का 1, 2.3 ले लेता हूँ तो 2.3 का मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 और 3, तो 2.3 यहाँ कहीं होगा तो 2 मिलेगा मुझे। ओके, 3 का 3 और 4 का 4। ये सिर्फ एक नंबर मैंने ऐसा ले लिया क्योंकि डोमेन और रेंज हमें समझाना है इसलिए। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, जो भी हम फंक्शन में इनपुट देते हैं वो। तो देखो इनपुट में तो मैं कुछ भी दे रहा हूँ, इंटीजर भी दे रहा हूँ, फिर ऐसे नंबर भी दे रहा हूँ, यानी कि सारे ही नंबर में इनपुट दे सकता हूँ। तो डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आर होता है। पर देखो आउटपुट यानी कि एफ ऑफ एक्स में आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर दे रहे हैं। यानी कि रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा हमें, इंटीजर मिलेगा, z मिलेगा। ठीक है, रेंज क्या मिलेगा इसमें, z मिलेगा और डोमेन r, क्योंकि आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब टोटली उसका एक अपोजिट देख लेते हैं कि उसी का अपोजिट ग्रेटेस्ट है तो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो देखो उसका स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको सीलिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं हम बाद में देखते हैं, वो दोनों का हम देख लेंगे। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है इन दोनों फंक्शन को, तो वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो इट्स ऑल्सो नोन एज द सीलिंग फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन विच रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ लीस्ट इंटीजर मोर देन और इक्वल टू एक्स। अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट इस तरह से किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे, अंदर x होता है तो यहाँ पे x आता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट किसको कहा जाता था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ओके, तो लीस्ट इंटीजर में यहाँ से पोर्शन निकाल दिया है तो ये लीस्ट इंटीजर बन जाता है, उसको डिनोट करने का तरीका। तो अब लीस्ट इंटीजर को समझते हैं कि 2 का क्या होगा, तो वही चीज़ है। ओके, यहाँ पे ये नहीं आएगा तो 2 होगा। फिर अगर 2.3 हो तो इसको समझते हैं हम नंबर लाइन के थ्रू कि 2 और 3 है, ये टोटली उसका अपोजिट है। 2.3 यहाँ पे होगा। अब ग्रेटेस्ट में क्या करते थे, लेफ्ट से साइड वाला देखते थे, अब ये अपोजिट है तो कौन सा वाला देखेंगे, राइट हैंड साइड वाला। ओके, ग्रेटेस्ट एंड मोर देन और इक्वल टू, तो मोर देन का मतलब यही होता है, -3.9 ले लो। चलो नंबर लाइन पे देखते हैं, -3 और -4। -3.9 यहाँ पे होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रेटेस्ट के लिए, पर स्मॉलेस्ट के लिए राइट हैंड साइड वाला, तो इसका आउटपुट क्या होगा, -3 होगा। और नॉर्मल जो इंटीजर है इक्वल टू वाले वो तो दोनों में सेम है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में, कि -5 होगा तो क्या होगा, -5 होगा, -7 होगा तो 7 होगा। तो ये था लिस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका टोटली अपोजिट। अब उसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो ये है एक्चुअली लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इंटीजर फंक्शन का। ये मैंने बाजू में ग्रेटेस्ट का रखा हुआ है ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन पता चले। देखो अगर मैं 0.1 लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन में आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, तो 0.1 का राइट हैंड साइड पे 1 मिलेगा, तो यहाँ 0.1 है तो 1 मिलता है। x अगर 0.1 रखे तो y 1 मिलता है, 0.2, 0.3, 0.9 और 1 का क्या मिल जाता है, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है। ठीक है, पर इसमें 1 काउंट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डॉटेड सर्कल थे, मैंने किए थे वहां पे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यानी टोटली अपोजिट। और दोनों ही फंक्शन स्टेप फंक्शन के अंदर आते हैं, दोनों को स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे समझा था उसका ही अपोजिट है, इसी तरह से वैल्यू इसमें बढ़ते जाते हैं। तो ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इसका भी डोमेन क्या होगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का तो हम सब कुछ पुट कर सकते हैं, तो उसका भी डोमेन r हो सकता है, और बदले में हमें आउटपुट तो क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है, तो इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर ही होगा, z। ओके, दोनों का डोमेन और रेंज सेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन सेम है। अब हम समझते हैं कि उनको सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन क्यों बोला जाता है। तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं किसी ग्राफ को, यहाँ 3 और 4 को समझते हैं। तो देखो 3.2 ले लेता हूँ, तो देखना इसे 3.2 का मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो हमें तो बस ऐसे ही चेक करना है 3 और 4। तो 3.2 लेता हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3। तो देखो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिला, 3 मिला। अब उसी का ही मैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखो ग्रेटेस्ट के लिए नीचे वाला मिला, तो हम जहाँ खड़े होते, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोर फंक्शन। और लीस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि ऊपर वाला नंबर मिला, हम बीच में खड़े 3.2 की जगह पे अपने आप को मान लो, तो हमें ऊपर देखना पड़ता है। तो ये जो 4 ऊपर हुआ तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन बोला जाता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोला जाता है? सीलिंग फंक्शन। ऊपर की तरफ देखते हैं तो सीलिंग फंक्शन, ऊपर वाला नंबर मिले तो सीलिंग फंक्शन, नीचे वाला नंबर मिले तो फ्लोर फंक्शन। इसलिए इसको याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन बोला जाता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन बोला जाता है।